सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की अमृत गाथा का 127वां संस्करण लेकर प्रस्तुत है हम लोग। आज 12 फरवरी 2023 है। ये सिलसिला जो है चलता रहेगा और हम लोग 150वां कार्यक्रम 6 अगस्त 2023 को करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली में होगा। आज हम लोग 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में उसकी पूर्व संध्या पर इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया का कैंपेन चल रहा है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि हर विषय के बारे में बातचीत की जाए। रेडियो जो कि अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम और खास करके सकारात्मक माध्यम रहा है, रेडियो ने साबित किया कि उसने सकारात्मक भारत बनाने के लिए अपनी तरफ से, चाहे वो समाचार हो, इंफोटेनमेंट हो, एक मानक स्टैंडर्ड स्थापित किया। और तभी समाचार जो है वो ऑल इंडिया रेडियो के पास अभी भी सर्वाधिकार सुरक्षित है। प्राइवेट चैनलों ने भी रेडियो श्रोताओं की संख्या में इजाफा किया। खास करके जब FM चैनल आया तो लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया। उसके बाद वेबकास्टिंग और अलग अलग तरह के माध्यमों से रेडियो जो है वो लोगों के जहन में उतर गया। आज का कार्यक्रम जिसके को ऑर्गेनाइजर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर HK सेठी जी हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, लेकिन उन्होंने सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को समर्थन देने का निश्चय किया और गणतंत्र दिवस में जो फिजिकल कार्यक्रम हुआ था पटेल नगर नई दिल्ली में, उसमें भी आप उपस्थित रहे। वहां से सिलसिला शुरू होता है जब सकारात्मक भारत के लिए लोग इस मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं और सभी अपने आप में संस्थान हैं जो वो मिलकर भारत को सकारात्मक बनाने के लिए इस मंच पर आए हैं। और RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक, जो भारत सरकार का संस्थान है सबसे बड़ा पत्रकारिता का, उसके प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है वो देश में अपना क्या योगदान देने जा रहा है। मैं वैसे तो स्वागत के लिए हम डॉक्टर HK सेठी जी को आमंत्रित करेंगे, लेकिन केवल मोटा मोटी नाम ये बता देते हैं। हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो रेडियो के वरिष्ठ प्रसारक रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी और पारसारथी थपलियाल जी, जो लेखक भी हैं। दोनों ही लेखक हैं, किताबें लिखी हैं इन लोगों ने। और झावेंद्र कुमार ध्रुव जी जो है वो छत्तीसगढ़ रायपुर में इस वक्त प्रोग्राम खत्म हुआ होगा वर्ल्ड रेडियो डे का, विश्व रेडियो दिवस पर रायपुर में उस कार्यक्रम में जो है अहिंसा रेडियो श्रोता संघ के तौर पे वो भाग ले रहे हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लालिमा अनेजा डैंग जी जुड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व की धनी है, सकारात्मक व्यक्तित्व हम लोग कहते हैं, जो कि न्यूज रीडर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के। और प्रदीप शर्मा जी की तो तारीफ करना सूरज को दिए जलाना है, दिए दिखाना है, क्योंकि इन्होंने सरकारी बैंक की नौकरी को छोड़कर और मीडिया का काम संभाल लिया और मुंबई का भी बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है। इस वक्त ये नोएडा में है, कमेंटेटर रहे हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर रहे हैं, मीडिया पर्सन रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो के भी कार्यक्रम प्रमुख रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला।
तो ये सारे लोग हैं और सभी लोगों को स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर एच के सेठी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर एच के सेठी जी, स्वागत है। माइक को अनम्यूट कर लीजिए सेठी जी। नमस्कार जी, मैं एच के सेठी, जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मन्ना जी को पिछले कई सालों से जानता हूँ। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और पॉजिटिव रहकर ये जो काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, जो आज देखने को नहीं मिलता है, तो अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। इनसे प्रभावित होकर मैंने भी ये निश्चय किया कि मैं मन्ना जी के साथ सपोर्ट करता रहूंगा और मन्ना जी के साथ वो करूंगा। आज रेडियो दिवस है तो मैं उसमें आप सबको सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूँ और यहाँ पर अच्छी अच्छी विभूतियां मन्ना जी ने इकट्ठी करी हुई हैं, जिनके बारे में मैं कुछ बोलूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो मैं यही कहूंगा कि आप सबका स्वागत है। आप मन्ना जी के साथ हैं और हम आपके साथ हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और रेडियो कम्युनिटी के बारे में मैं ज्यादा इतना वो नहीं जानता, सिर्फ मैं रेडियो के बारे में इतना जानता हूँ कि मैं बचपन में था तो विविध भारती सुनता था, हवा महल सुनता था, इंस्पेक्टर ईगल, उन तरह की चीजों को। जब बड़े हुए तो इंटरनेशनल लेवल की चीजें सुनने लगे, न्यूज वगैरह के उसमें। लेकिन जो रेडियो काम कर सकता है वो ना तो टीवी चैनल कर सकता है ना कुछ और कर सकता है। आज गवर्नमेंट के उससे प्राइवेट एफएम चैनल भी आ गए हैं जिससे और भी ज्यादा दूर तक इसकी कवरेज है और ये अवेयर करते हैं उन चीजों के लिए जिसको जहां पर आपका अखबार नहीं पहुंच सकता, टीवी चैनल नहीं पहुंच सकता, वहां रेडियो पहुंच के उनको अवेयर कराता है और उनको डे टू डे रूटीन में आने वाली नॉलेज, जैसे हेल्थ की हो गई, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, अपने देश में क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज देता है। तो रेडियो एक हमारा अभिन्न पार्ट है, हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, जो है पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आपको सुनने के लिए मैं भी आतुर हूँ। आपके एक्सपर्टाइज के बारे में काफी कुछ सुना है मन्ना जी से। मैं चाहता हूँ कि मैं चुप रहूं और आप सबको बोलने का मौका दूं कि आप बोलें और मैं सुनूं। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहे डॉक्टर एच के सेठी जी, हम लोग और भी बड़े कार्यक्रम करेंगे, आपको बुलाएंगे उसमें। और अब हम लालिमा अनेजा डैंग जी, जो कि न्यूज रीडर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, उनकी आवाज से आप सभी को रूबरू कराते हैं। लालिमा अनेजा डैंग जी, स्वागत है आजादी की अमृत गाथा के 127वें अंक में, जिसमें कि हम लोग कार्यक्रम के अंत में उन महापुरुषों की स्मृतियों को भी नमन करेंगे, स्वतंत्रता सेनानी बुधू भगत और दादा साहब फाल्के जी को याद करेंगे और मिर्जा गालिब जी को। आज के लिए 3 और आगे का कार्यक्रम जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लालिमा अनेजा डैंग जी, आपको आमंत्रित करते हैं। आपसे हम लोग सुनना चाहते हैं आपके अनुभव, आपके संस्मरण, फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे। लालिमा अनेजा डैंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत मधुर आ रही है। मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पे आई हूँ तो थोड़ा जल्दी आ गई, इसलिए कि आपसे मैं अच्छी तरह वार्तालाप कर सकूं। अभी मैं न्यूज ड्यूटी पे थी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, मन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इस मंच पर बुलाने के लिए। आपने जो अभी बात कही सेठी जी, बहुत ही रेलेवेंट है कि रेडियो अपने आप में इट इज एन इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ और वो कभी भी गायब नहीं हो सकता। इसकी रीच इतनी ज्यादा है, इसे हम किसी भी और मीडियम से कंपेयर नहीं कर सकते, इंटरनेट से भी नहीं। इंटरनेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, रेडियो में कभी नहीं प्रॉब्लम हो सकती। आई थिंक वी रीच 99.6% इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द पॉपुलेशन आकाशवाणी। तो जहां ना पहुंचे कोई, वहां पहुंचे हमारा रेडियो। और जब भी मैं रेडियो की बात करती हूँ तो मुझे प्राइवेट से मेरा कोई लिंक नहीं रहा। मैं आकाशवाणी की बात करती हूँ और बहुत धन्यभागी हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ आकाशवाणी की, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मुझे लगता है कि अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर किसी को करना है तो आकाशवाणी में या रेडियो में कुछ देर काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप इतना कुछ सीखते हो। वो पॉइज, वो डिग्निटी, जो अगेन मैं प्राइवेट से लड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ और है कि हम बिना, बहुत से मेरे साथी, मैं एफएम में भी काम करती रही हूँ और कर रही हूँ और न्यूज में भी हूँ। तो एफएम पे बहुत सारे
प्रेजेंटर्स कहते थे कि अपने बॉसेस से कि आप हमें कहते हैं कि पॉलिटिक्स ना छुओ, रिलीजन ना छुओ, कंट्रोवर्शियल बातें ना छुओ, ये ना छुओ, वो ना छुओ, तो फिर रह क्या गया? लेकिन सच कहती हूँ कि मुझे तो कंटेंट की कभी कमी लगी ही नहीं। मैं हमेशा कोई भी कार्यक्रम करती हूँ तो मेरे हाथ में पोथे होते हैं और मैं सोचती हूँ कि आज कंटेंट मैं क्या बोलूंगी, और हमेशा वो कंटेंट मेरा ओवरशूट करता था। इट वाज I mean, it was extra. So I feel that there is so much to talk about, so much to talk about. और अपने आपका जो थीम है रेडियो एंड पीस, बहुत रेलेवेंट है क्योंकि मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है there is a phrase in English, I was ahead of time. Not because I wanted to boast, I want to boast or anything, but it just happened. Divine makes things happen. मैं एक टाइम पे बहुत बात करती थी कूड़े की, क्योंकि मैं जब सिटीज के बारे में सोचती थी, तो आई वुड जीरो इन करके मुझे आता था कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज द प्राइम थिंग। मैं वो 15 साल से एफएम में उसके बारे में बात कर रही हूँ कि सेग्रीगेट करो और रिसाइकिल करो, और बाद में वो मोदी जी ने उसको पिकअप किया, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, और वो इट इज टेकन ऑफ। एंड सिमिलरली बहुत हैरानगी की बात है, लेकिन ये सत्य है, मैं मिलेट्स की बहुत टाइम से बात करती थी। मैं इसलिए आपने रेडियो और पीस के पर्सपेक्टिव में ला रही हूँ, क्योंकि पीस टाइम में ये सब बहुत जरूरी है और हमें इतनी आजादी है। बहुत से प्रेजेंटर्स कहते थे कि हम क्या बोलें, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू कि मुझे लगता था क्या ना बोलें। आपने ठीक है ABCD नहीं करना, आपने कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी, फिर भी इतना कुछ है बात करने को। तो मैं मिलेट्स के बारे में बहुत कहती थी। मैं हमेशा कहती थी मिलेट्स ग्रो मिलेट्स अगर हमने कर लिए तो हमारे जो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है देश में, वो सुलझ जाएगी। क्योंकि हमारी दादी के दादी उस जनरेशन तक मिलेट्स थे, फिर जब हमारी दादी की जनरेशन तक आए तो बहुत कम हो गया, और माँ की जनरेशन तक आए तो और भी कम हो गए। एंड आई नो फॉर वन थिंग, अगर हम मिलेट्स ग्रो कर लें, अगर ये मोटा अनाज को बढ़ावा दे दें, तो किसान को भी फायदा है, क्योंकि उसमें वो कम पानी लेता है, उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, कम पानी लेता है और कम मेहनत लेता है, तो उसको भी फायदा, कंज्यूमर को फायदा, क्योंकि हम उसे हमें वो उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन उसमें है, वो हमें मिल सकता है। अभी बहुत सी चीजों में हमें नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम मिलेट्स को बहुत पहले, मैंने कहा ना दादी के टाइम की, उसमें हम कहीं ना कहीं वो हो गया। इसे तो हम कहते हैं कि probably it's as old as the Indus Valley civilization. तो अगर हम तब से हम अगर उसको कंटिन्यू करते तो हमें बहुत सारी जो आज इतनी ये डेफिशिएंसीज हैं, ये नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है, तो ये सब हम इसको कवर अप कर लेते अगर हम मिलेट्स को बढ़ावा देते। एक और प्रॉब्लम जो आती है कि अगर किसी भी चीज को वंडर फूड कर देते हैं ना, तो मार्केट में उसका वो एक फैंसी आइटम, एलीट आइटम बन जाता है। इट हैज हैपेंड विद सो मेनी थिंग्स लाइक स्पिरुलिना, ड्रमस्टिक, मोरिंगा। जरा आप उसको कहो सही कि सुपर फूड है, तो बस फिर वो, you see, after all the markets are governed by industry and सबको वो अपना करने की जरूरत है। लेकिन मैं बात करती हूँ किसान की, तो मैं हमेशा से कह रही थी कि मिलेट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ग्रोइंग मिलेट्स मींस विन इन फॉर ऑल। और मैं ये भी जानती हूँ, इट्स फॉर अ फैक्ट, बिकॉज आई डू एमसीइंग ऑन स्टेज, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत जगह कहते हैं घाट का पानी पीने को मिल जाता है, और मैं पहचान जाती हूँ। एक मैं किसी एमएनसी की कर रही थी, और वो बहुत दावे से कह रहे थे, बीटी मेज की वो कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा हमने पता है इतने मिलियन फार्मर्स को, किसानों को हमने मिलेट से मना कर दिया साउथ में, रागी से हटा के हम उसको बीटी मेज पे ले आए। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। तो मैं इसको प्रमोट करने लग गई। तो इसकी बात मैंने बहुत की है मिलेट्स की, कि किसान के लिए भी फायदा है और कंज्यूमर के लिए भी फायदा है, और हमें इसको ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है और एक फैशनेबल बनाना है। आज अब देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है, हमारे यूनाइटेड नेशंस में हमने लंच ऑफर कर रहे हैं मिलेट्स का, तो अपने आप वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। शेफ सब उभर के आ रहे हैं कि हम तो मिलेट्स की रागी का केक तो मैंने लिया था, रागी की रोटी भी खाई है। मैं खुद घर में मिलेट्स कुछ हद तक यूज करती हूँ, मिक्स करके, प्योर नहीं, क्योंकि वो अभी किसी को उसका टेस्ट नहीं आया, तो मैं मिक्स करके, कहीं ना कहीं मैं उसको कहीं चीटिंग करके भी, वो कहते हैं ना माँ जो होती है वो कहीं ना कहीं चीटिंग करके अपने परिवार को न्यूट्रिशन के बहाने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीटिंग करती रहती है। तो आई डू द लिटिल बिट ऑफ चीटिंग, आटे में मिला दिया, घुसेड़ दिया कहीं इधर उधर। तो मैं इसकी बात कर रही थी, तो मिलेट्स की हमने बहुत बात की। फिर हमने जब बात की, हाँ मैं किसान की बात कर रही थी, और मुझे हमेशा लगा कि मैं एक बार किसी इस्कॉन में मुझे एक कॉन्फ्रेंस एमसी करने का मौका मिला जो गाय पे था। तो मैं एक टिपिकल अर्बन
ग्रोन अप किड हूँ। हाँ, रूट्स हम सबके गांव में जुड़े हुए हैं, सबके, और इसमें कोई हीन भावना की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि दुख की बात है कि हम अपने गांव की सभ्यता को छोड़ के अर्बन को ऐसे गले लगा लिए कि गांव की अच्छी चीजें छोड़ दी। मैं एक उस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी थी जिसमें गाय की बात हो रही थी, एमसिंग कर रही थी। तो मुझे पता चला कि देसी गाय में इतने गुण हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक देसी गाय होती है और एक एचएफ गाय होती है। वही गाय है देसी जो कृष्णा भगवान कृष्ण के साथ जिनसे भगवान कृष्ण जुड़े हुए थे। पता चला, मैं उस उनके होते होते सुभाष पालेकर जी से जुड़ी, जिनको शायद पिछले से पिछले साल जीरो बजट फार्मिंग में पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने बताया 1 ग्राम, बुलेटिन है, सॉरी आई एम इन द स्टूडियो। उन्होंने कहा कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम खेत में उससे डालें तो हमें ये आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैन यू बिलीव दैट? फॉर मी दिस वाज एन आई ओपनर। मुझे लगा कि मैं कितनी कटी हुई हूँ, मैं अर्बन में रह के हम कितने खुश होते हैं ना, अंग्रेजी बोल के, गाड़ियों में घूम घूम के, एसी एसी कमरों में रह के हम सोचते हैं बहुत मॉडर्न हो गए। धीरे धीरे वो एक शुरुआत थी जो मैंने कहा आपसे, मैंने कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद परत पे परत निकली। कितना समय है मन्ना जी मेरे पास? I could just go on and on. मन्ना जी, जी कितना बहुत समय है? बहुत ही अच्छा आपका संबोधन रहा। और मिलेट्स को लेकर तो आपने अंतर्राष्ट्रीय जो मैं मोटा अनाज दो, वर्ष है। 2 मिनट में हाँ हाँ फाइंड अप कर दूं? कितना समय हाँ है हाँ, मैं पूछ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट में वाइंड अप कर दीजिए। ठीक ठीक है। हाँ, तो बस यही हमने कहा, तो फिर हमने एक्सप्लोर किया उस गाय को लेते हुए। मैंने और पता किया। दिस इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। जब मुझे पता चला, फिर मैं गांव की तरफ पता चला किसान के पास क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैं हर प्रोग्राम में, हर अपने एफएम के प्रोग्राम में किसान की बात जरूर करती थी। और मैं सोचती थी पेट्रियोटिज्म और जवान की बात करती थी कि जवान का एक गाना मैं जरूर प्ले करती हूँ कि क्यों हम रिस्ट्रिक्ट करें पेट्रियोटिज्म को 15 अगस्त और 26 जनवरी में। ये मुझे मौका मिला। और मैंने एक बार अर्थक्वेक की बात, जब लातूर में आया तो बाद में मैं किसी से मिली, उसने कहा आप जब लातूर अर्थक्वेक की कंपेयरिंग कर रहे थे तो मैं और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, हम तो रो पड़े। और हमने फिर वहां डोनेशन किया। सो दैट इज द पावर ऑफ रेडियो, यू नो, कि आप कैसे लोगों के दिल को छू सकते हो। बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है रेडियो के माध्यम से लोगों को एड्रेस करने का, और अपनी वो बात कहने का जो अब एक आगे बढ़कर वो अब आगे गवर्नमेंट ले जा रही है। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। थैंक यू वेरी मच मन्ना जी। बातें तो बहुत हो सकती हैं। अच्छा लालिमा रेजा डंग जी, कैसे इंग्लिश न्यूज रीडिंग जो करती हैं आप, एक बार हमारे श्रोताओं को जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको जरा कैसे आप बोलती हैं? मेरे पास ये वैसे स्क्रिप्ट है। मतलब स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग कैसे दिस करते इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय लालिमा नेजा डैंग। हैं? और मेरा जी नाम इतना यूनिक है, मैं अच्छा पढ़ूं या बुरा पढ़ूं पकड़ी जाती हूँ, क्योंकि ये 3 सरनेम, ये 3 नाम का कॉम्बिनेशन और कभी नहीं हो सकता। चलिए बहुत जी, बहुत धन्यवाद कि थैंक यू। आप और समय मिले या चलिए जुड़े रहिएगा, मैं तो ये कहूंगा। जी, और प्रदीप शर्मा जी का बहुत ही लंबा अनुभव रहा है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के रूप में और कमेंट्री के रूप में और कम्युनिटी रेडियो के रूप में। इन्हें दिल्ली का ही नहीं बल्कि मुंबई का भी और देश के अलग अलग भागों में जाकर मन संचालन करने का भी अनुभव रहा है। आज वर्ल्ड रेडियो डे की पूर्व संध्या पर आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा में, जिसमें भी कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को, महापुरुषों को याद करते हैं, और आज भी हम लोग बुद्ध भगत और दादा साहब फाल्के साहब को और मिर्जा गालिब जी को याद करेंगे। तो मैं चाहूंगा एक साथ साथ ये भी बता दें कि शरद जी जो डीडीजी थे दूरदर्शन में, वो नहीं रहे। एक दुखद भरी खबर जो है आज आई है, ये भी आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। शरद दत्त जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, डीडीजी दूरदर्शन दिल्ली में थे। जी प्रदीप शर्मा जी, आपको आमंत्रित करेंगे और आपसे जानना और सुनना चाहेंगे, आपके फैन पूरे। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी हम लोगों के मुख्य अतिथि भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, आपका स्वागत है। प्रदीप शर्मा जी, अगर आप सुन रहे हैं जी, स्वागत है। और आगे का कार्यक्रम जो है, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जुड़ चुके हैं मुख्य अतिथि, और आगे का कार्यक्रम जो है उसका संचालन आप करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक संदेश जो है
इस वीडियो रिकॉर्डिंग से मिले, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। जय हिंद। जी, प्रदीप शर्मा जी। जी, उदय जी, जैसा अभी आपने कहा, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि शायद हरि सिंह पाल जी, डॉक्टर पाल, वो इसका संचालन करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो इससे बहुत अच्छे ढंग से समझते भी हैं, जानते भी हैं और बहुत से कार्यक्रमों का हिस्सा भी रहे हैं। बहरहाल, जो आपने मुझसे कहा कि मेरे अनुभव जो रहे हैं, आज अभी कुछ देर पहले जो आपने एक दुखद समाचार दिया कि शरद दत्त जी नहीं रहे, आज सुबह ये समाचार मिला था, तो हमारी हार्दिक संवेदनाएं के परिजनों के साथ हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि दूरदर्शन में जो 26 जनवरी की कमेंट्री का मेरा सिलसिला शुरू हुआ था, वो उन्होंने ही करवाया था। उनके रहते हुए मैंने पहली अपनी कमेंट्री की थी 26 जनवरी की, और उसमें मेरे साथ बहुत अच्छे-अच्छे कमेंटेटर्स भी थे। लेकिन आज जैसा हम विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि रेडियो और शांति, रेडियो एंड पीस, ये एक बहुत, मुझे लगता है कि अहम विषय है। और आपने एक और ज़िक्र किया कि आज हम याद कर रहे हैं दादा साहब फाल्के को और मिर्ज़ा गालिब खुदू भगत को। मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर कहा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। सुखनवर यानी कवि, शायर। और मुझे लगता है कि इस शेर से शुरुआत बेहतर है। वजह ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे माध्यम हैं जो हमें सूचना प्रदान करते हैं, समाचार प्रदान करते हैं, मनोरंजन प्रदान करते हैं, लेकिन उन सभी के बीच में रेडियो, उसकी बात ही कुछ और है। और ये मैं लगभग 40-42 साल के अपने रेडियो प्रसारणकर्ता के रूप में जो मैंने कार्यक्रम वहाँ दिए हैं, उस रूप में जो मेरा अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। अभी लालिमा ने भी एक बात कही थी कि लगभग 95% यानी 95% जो हमारे जनसंख्या है, उस तक आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, इसकी रीच है। और रेडियो, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसके 3 उद्देश्य हैं: सूचना, समाचार या शिक्षा कह सकते हैं आप, और मनोरंजन। इन तीनों उद्देश्यों को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करता है आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, और बहुत से ऐसे और दूसरे चैनल्स हैं विश्व में भी, और कई ऐसे देश हैं जहाँ रेडियो वो इन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले तक रेडियो का मतलब हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो में आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो यानी भारत। हम सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो को हम रेडियो के रूप में माना करते थे। फिर चाहे हम उसमें विविध भारती सुने या तत्कालीन दिल्ली ए, दिल्ली बी या युववाणी, ये सब चैनल्स हुआ करते थे। और अक्सर ये देखा गया है कि इन सभी पर सकारात्मक कार्यक्रमों की एक बाढ़ सी आई रहती। और इस उद्देश्य में मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी हद तक, बल्कि लगभग पूरी तरह से सफल रहा आकाशवाणी। इसमें एक कार्यक्रम का मुझे याद आ रहा है, ध्यान पड़ता है, गांधी चर्चा। वो एक ऐसा कार्यक्रम रहा, और अभी भी बहुत से ऐसे हमारे स्टेशंस हैं जहाँ से गांधी जी के विचार, गांधी चर्चा या गांधी जी ने कहा, वो कुछ इस तरह के उनके जो संदेश हैं, उन्हें प्रसारित किया जाता था। वो अपने आप में ही शांति का एक संदेश हो जाया करता था। और जब आप बार-बार किसी चीज़ को सुनते हैं, तो वो आपके ज़हन में कहीं न कहीं बैठ जाते हैं, और फिर आपको उन पर अमल करना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो हमने विचार आज सुने, वो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद, या हो सकता है कि 1 साल के बाद हम फिर सुन रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही
विशेषता रही आकाशवाणी की। दूसरे, मैं लालिमा की बात को ही यहाँ एक उनकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। हमारा कोई बैर नहीं है किसी दूसरे रेडियो स्टेशन से या चैनल से, लेकिन आकाशवाणी उनकी एक और विशेषता रही, जिसको हम कहते हैं ना डूज़ एंड डोंट, क्या करना है, क्या नहीं करना। वजह ये है कि जब आप किसी की लगाम थोड़ी-सी ढीली छोड़ देते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से दौड़ना शुरू कर देता है। यहाँ आकाशवाणी में जो भी कोई जुड़ता है आकर, भले ही वो अनाउंसर हो, न्यूज़ रीडर हो या वो प्रस्तुतकर्ता हो, वो कमेंटेटर हो, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है और बहुत सी बातें बताई जाती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जो हमें नहीं करना, अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि हम अपने समाज में, अपने देश में अमन और चैन वो कायम रख सकते हैं, शांति बनाए रख सकते हैं। क्योंकि डोंट्स में एक चीज़ जो हमें बताई गई थी, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, दिशा-निर्देश हैं, वो बताए गए थे कि आप माननीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो हमारी कैबिनेट है या जो हमारे धर्म गुरु हैं, कोई धर्म विशेष है, वर्ण, संप्रदाय, जाति, इनके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, जो उनके जो एक हम कह सकते हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी मानी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे प्रस्तुतकर्ता जो शायद ये सोचते रहे हों कई बार कि हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, करें या ना करें, लेकिन फिर उनके सामने वही बात आती थी कि नहीं, ये चीज़ हमें नहीं करनी, क्योंकि इसके लिए हम नहीं बने। उसके लिए अलग तरह के लोग हैं, जो पत्रकारिता में हैं, जो अपने कुछ प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं या वो लेखक हैं, वो अपने लेखों में अ, ये बात कह सकते हैं या कुछ ऐसे पद हैं जहाँ रहते हुए आप ये बातें कह सकते हैं। लेकिन हम उन बातों को इसलिए नहीं छेड़ते थे, हमें शायद उनकी बारीकियों का भी पता नहीं होता। क्योंकि आम तौर पर जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसी आधार पर आप एक अपनी धारणा बना लेते हैं और फिर वो धारणा आपकी सही बनी या गलत बनी अ, ये आप नहीं कह सकते। तो कई बार होता है ना कि जो हम देख रहे हैं, उसका नज़रिया भी अलग-अलग है। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा चित्र देखा था, जिसपे एक संदेश दिया गया था। जेल की कोठरी में 2 कैदी हैं और वो जो खिड़की है, उसकी सलाखों के पीछे एक बहुत अच्छा दृश्य देख रहे हैं, जिसमें पहाड़ हैं, पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और उन दोनों को ही चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। तो उसमें से एक कैदी वो बनाता है खिड़की की जो सलाखें हैं, जिनके पीछे वो बंद है और एक सलाखों के पीछे जो दृश्य उसे दिखाई दे रहा है, उसे वो अपने कैनवास पर उतार देता है। तो ये हमारे नज़रिए का एक प्रश्न है कि हम ऐसा देखें या वैसा देखें या हमें क्या देखना चाहिए? तो जो उदय जी ये एक अपना अपनी एक मशाल लेकर चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने यही काम किया है कि जो नकारात्मकता इस समय हम कहते हैं कि कहीं पर भी हो जाती है या कुछ लोग बातें ही सिर्फ नकारात्मकता की करते हैं, उनमें से वो सकारात्मक जो भी है उसे उसमें से बीन कर अलग कर रहे हैं और फिर समाज में प्रेषित कर रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि 1992 में दिल्ली में भी दंगे हो गए थे और उस वक़्त जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपको कुछ ऐसे इलाकों में जाकर इंटरव्यूज़ करने हैं और कल प्रसारित करने हैं, जहाँ कुछ हिंसा हुई है और लोगों में आक्रोश है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे पुलिस अधिकारियों के साथ वहाँ भेजा गया लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने वहाँ जाकर उनसे बात की, उनके इंटरव्यूज़ लिए, तो बात करने के बाद काफ़ी हद तक उनका गुस्सा वो शांत हो चुका था और फिर हमने उनकी बातों को कुछ अलग
अंदाज में जब प्रस्तुत किया तो मुझे कहने में झिझक नहीं है कि उन इलाकों में जो एक तनाव का माहौल बना हुआ था, वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया। बहुत अच्छा हुआ। तो मेरा मानना ये है कि जब हम शांति की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि हम सबके मन में एक संतुष्टि का भाव लाएँ, तभी वो शांत रह सकता है या शांति का अनुभव करता है। और यहाँ रेडियो की एक और जो ख़ासियत है वो सामने आती है। हालाँकि इसमें आप कई तरह के कार्यक्रम सुनते हैं, चाहे वो नाटक हो, छलकियाँ हो, वार्ता हो, समाचार हो और रनिंग कमेंट्रीज़ हों। लेकिन सबसे मुख्य बात, जिसकी वजह से मेरा मानना है कि रेडियो से लोग जुड़ते हैं, वो है संगीत, म्यूज़िक। और जब आप उनको संगीत सुनाते हैं और इस तरह से अपनी बातों में पिरोकर सुनाते हैं कि उससे वो आनंदित हों, तो यकीन मानिए कि रेडियो अपनी भूमिका को बहुत हद तक निभाता है। और वो जब एक मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है किसी भी श्रोता को, तो वहाँ ये लगता है कि आपने एक जीत हासिल की है। एक और बात, क्योंकि लगभग 95% लोगों तक हमारी पहुँच है, तो इसका मतलब ये है कि रेडियो पर जो भी सकारात्मक बात होती है, वो उन तक पहुँचती है। एक और कि हमें शायद हमारे गाँवों में या हमारे कस्बों में या हमारे शहरों में, हमारे इलाके में कुछ कमियाँ लग रही हैं और वो इसलिए लगती हैं कि हमें कुछ सरकारी योजनाओं की भी जानकारी नहीं होती। लेकिन जब विभिन्न मंत्रालयों के प्रायोजित कार्यक्रम यानी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वो रेडियो के माध्यम से उन तक पहुँचते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि हमारे लिए बहुत कुछ था और फिर वो उसका लाभ उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे और बहुत से वक्ता साथी यहाँ हैं और उनके पास आने के लिए बहुत कुछ। तो ये कहकर ही मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, प्रदीप शर्मा जी, हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे, रेडियो को लेकर गहन विचार विमर्श भी करेंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को आमंत्रित करेंगे, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं और एक वरिष्ठ रेडियो प्रसारक रहे हैं। कार्यक्रम डायरेक्टर भी रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी दिल्ली में। डायरेक्टोरेट के बहुत सारे कार्यक्रमों के इंचार्ज रहे हैं। ब्रज माधुरी को भी इन्होंने हेड किया है। लोक संस्कृति से जुड़े रहे हैं और नागरी प्रचारिणी जो है और नागरी जो लिपि पर आधारित पत्रिका है उसके भी काम देख रहे हैं। किताबों के लेखक भी हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगा आरजेएस के इस आजादी के अमृत गाथा के 127वें कार्यक्रम में, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को भी, महापुरुषों को भी, दादा साहब फाल्के साहब, बुधु भगत स्वतंत्रता सेनानी और मिर्जा गालिब को भी याद कर रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, सादर अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद मन्ना जी। पहले तो विलंब के लिए खेद प्रकट कर दूं कि तकनीकी कारणों से विलंब हो गया, यद्यपि ऐसा होता नहीं था। पहली बार इस तरह से हुआ, तो जो और विद्वान इसमें बोल चुके हैं उनकी मैं बातों से वंचित रह गया। लेकिन मेरे पुराने मित्र प्रदीप शर्मा जी की बात को मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक लंबे अरसे के बाद उनकी आवाज सुनने को मिली और उनके आभासी दर्शन भी हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज जब हम विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसे दिवस को याद कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को अपने संदेशों के माध्यम से जीवंत बनाया। तो आज विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में ये सकारात्मक मीडिया के द्वारा ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। यद्यपि रेडियो में आज इस तरह के समाचारों में और अन्य कार्यक्रमों में इसकी झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन जो कहें कि रेडियो का जब आविष्कार हुआ था, ये एक ऐसा आविष्कार था उस जमाने में कि लोग अचंभित रह जाते थे, आश्चर्य कर जाते थे कि दूर से आने वाली आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उस समय का आविष्कार था। यद्यपि भारत में ये विलंब से आया, लेकिन धीरे-धीरे इसकी जो एक ज्वाला यहाँ तैयार हुई। 1923 में प्राइवेट कंपनियों द्वारा रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था और फिर बाद में प्राइवेट कंपनी से जो हमारे शासक थे, उन्होंने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बनाई थी
और 1 जनवरी 1936 को हमारा जो आकाशवाणी दिल्ली का जो केंद्र है, इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय ये अलीपुर रोड पर हुआ करता था, किराए की बिल्डिंग थी। उसके बाद ये भगवान दास रोड पर आया और उसके बाद ये आज हम जहाँ जिसे प्रसारण भवन कहते हैं, वहां पर आए 1 जुलाई 1936 को। 8 जून 1936 को आए थे इस प्रसारण भवन में। प्रसारण भवन से उदय कुमार मन्ना जी जुड़े रहे हैं, लालिमा जी जुड़ी रही हैं, हमारे प्रदीप शर्मा जी सब जुड़े हुए हैं। तो एक स्वतः ही एक आकर्षण होता है कि भाई ये प्रसारण भवन जो रेडियो का पर्याय बन गया है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से नए-नए अनुभव हुए। और रेडियो का प्रसारण जब उसका एक स्वर्ण काल था, मतलब जब टीवी का इतना बाहुल्य नहीं था, उस समय जो उसका स्वर्ण काल था, वो एकमात्र एक ऐसा मीडिया था जो संतुलित समाचार देता था, संतुलित कार्यक्रम देता था। अन्य इस तरह के एफएम इसकी रेडियो की जब भरमार नहीं थी, या टीवी प्राइवेट चैनलों की जब भरमार नहीं थी, तो रेडियो ही एकमात्र ऐसा हमारा माध्यम था कि जो हमारा मनोरंजन भी करता था, हमें शिक्षा भी देता था और हमें समाचार भी उपलब्ध कराता था। तो ये जो 3 उद्देश्य रेडियो के शुरू से रहे। साथ ही जब भारत में आकाशवाणी का आकाशवाणी तब नाम नहीं था, तब नाम तो ऑल इंडिया रेडियो ही था। तो जब ऑल इंडिया रेडियो अपने स्वरूप में आया, तभी हमारे प्रसारकों ने इसका जिसे कहते हैं कि AIR कोड, आकाशवाणी संहिता तैयार कर ली थी, जिसमें 14 बिंदु में, जैसे कि बताया अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि हम किसी पड़ोसी देश की आलोचना नहीं करते, किसी भी हम धूम्रपान या मद्यपान की हम प्रचार प्रसार नहीं करते, हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे कि विद्वेष फैले या सांप्रदायिक तनाव फैले। तो इस तरह के जो कोड, जो संहिता हमारी बनी थी, ये रेडियो की पहचान बनी। और आप सब जानते हैं कि 3 अक्टूबर 1957 को इस ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम मिला था। तब से हम रेडियो को आकाशवाणी के नाम से हम जानते रहे हैं। अन्य जो देश हैं, वो अपने अलग-अलग जानते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में है तो रेडियो पाकिस्तान कहा जाता है, या कि जर्मनी में है तो डॉइचे वेले कहा जाता है, या अमेरिका में है तो रेडियो अमेरिकन कहा जाता है। और अलग-अलग, जैसे हमारा अगर जापान का है तो वहाँ रेडियो निप्पन है, जापान का जो जापानी भाषा में नाम निप्पन है, तो रेडियो जब निप्पन है, रेडियो चाइना है। तो विभिन्न देशों में अन्य नाम से हमारे प्रसारण जो केंद्र हैं वो जाने जाते हैं, लेकिन भारत में अब ये आकाशवाणी के नाम से जाने जाते रहे हैं। और जो आज कभी ये सोचा करते थे कि जब जैसे कि आप प्रसारण भवन में हम जाते हैं तो बड़े-बड़े रेडियो सेट देखने को मिलते हैं। शुरू में बहुत बड़े-बड़े रेडियो सेट हुआ करते थे, उनको रख-रखाव में भी काफी दिक्कतों का सामना होता था। और आपको शायद ज्ञात होगा कि पहले जब रेडियो जब भारत में जब शुरू हुआ, प्रसारण शुरू हुआ, अंग्रेजों के समय से ही, तभी से रेडियो की फीस लगती थी। तो जैसे कहते हैं कि रेडियो लाइसेंस, तो जब तक वो फीस नहीं, मतलब लाइसेंस नहीं चुका सकते, तब तक आप रेडियो को सुन नहीं सकते थे। मतलब रेडियो घर में रखना भी तब अपराध माना जाता था कि रेडियो सुन लिया और आपने लाइसेंस नहीं है उसका, तो ये आपने अपराध किया है। तो उस माहौल से रेडियो होकर के अब स्वतंत्र हुआ है और रेडियो अब हमारे कब्जे में आ गया, यानी अब जेब में आ गया है। पहले तो छोटा रेडियो बना, बड़े रेडियो से छोटे रेडियो आए, और उसके बाद जब से मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, तो मोबाइल में अब सभी तरह के सभी स्टेशन से आपके इस पे आप सुन सकते हैं। मैं जब नेपाल गया तो वहां पर दिक्कत थी, फिर जब मैंने मिलाया तो बड़े आराम से मैं इंद्रप्रस्थ चैनल को जो रेडियो एफएम अपना रेडियो एफएम गोल्ड है उस पर था, तो ये बड़े आराम से सुन सका था। और अभी डिब्रूगढ़ गया तो वहां भी मतलब हम आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ के अपने कार्यक्रम सुन लिया करते थे। तो रेडियो की पहुंच जब से ये हमारे पास में उपग्रह की सेवा उपलब्ध हुई है सैटेलाइट की, तब से रेडियो और सुलभ और सजग हो गया है। लेकिन रेडियो का जो मूल तत्व है वो अभी तक बना हुआ है आकाशवाणी का, वह यह बना हुआ है कि वह सभी प्रकार के आपको समाचार दे रहा है, सभी प्रकार के आपको शिक्षा दे रहा है, यानी जो जरूरी जानकारी वो दे रहा है, और सभी तरह के आपके मनोरंजन का भी प्रबंध कर रहा है। रेडियो ही आज एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें आप सुगम संगीत सुन सकते हैं, जिसमें आप शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं। कोई एफएम वाला
आपको शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत नहीं सुनाएगा। हाँ, ये सिर्फ रेडियो की एक कारनामा है कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको परिपुष्ट करने में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे रेडियो ने हमारे कलाकार जो विभिन्न विधाओं के पारंगत थे, जिनको कहीं कोई भी स्थान नहीं मिलता था सभ्य समाज में, उसको सभ्य समाज में स्थापित हुआ। आज लोक संगीत की बात करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का लोक संगीत हो, पूरी तन्मयता के साथ सुना जाता है। यह रेडियो का ही एक कारनामा रहा है कि उसने जो गांव में, हमारे खेतों में जो गाए जाने वाले गीत थे, वो उसने ला करके संपूर्ण भारत में, पूरे देश में, संपूर्ण समाज में उसको प्रस्तुत कर दिया। आज हम जब दिल्ली में बैठ करके ब्रज भाषा के लोकगीत सुनते हैं ब्रज माधुरी के माध्यम से, या हरियाणवी के लोकगीत सुनते हैं, या कि सुगम संगीत के माध्यम से हम या कर्नाटक संगीत के माध्यम से दक्षिण भारतीय भाषाओं के, बोलियों के जब संगीत को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि इस विविधता में एकता हमारा भारत देश निभा रहा है। भारत देश की राष्ट्रीयता को समृद्ध करने में, सशक्त करने में इस रेडियो की बड़ी भूमिका रही है, और हम सब उसके एक अंग रहे, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस मंच पर बैठे हुए। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने इस रेडियो का जो स्वर्ण काल था उसको देखा है, उसको निभाया है और उसका परिपालन किया है। मैं आपको जानकारी दूं कि आकाशवाणी की ओर से गणतंत्र दिवस की जब परेड होती है तो उसका सीधा प्रसारण किया जाता है, और हमारे साथी यहाँ प्रदीप शर्मा जी बैठे हुए हैं, उदय जी बैठे हुए हैं, हम सब लोग मिलकर के इसको करते थे। तो प्राय तो जो बड़ा कार्यक्रम है वो तो लेकर के इंडिया गेट तक हुआ करता था, लेकिन जो बाकी जो झांकी है वो लाल किले तक जाया करती थी। जो सैन्य परेड है वो यहीं तक सीमित रहती थी। तो जब हम लोगों की एक बार ड्यूटी लगी दिल्ली गेट पर, तो दिल्ली गेट दिल्ली का सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, और वहां कुछ लगा कि कुछ लोग शोर कर रहे हैं। हमने अपने जो एंकर थे उनसे कहा कि भाई जरा आप इनसे कहें कि शांति बनाए रखें, थोड़ी देर में परेड आने वाली है। प्राय यही होता है कि लोग प्रतीक्षा करते हैं, लोग 2 घंटे पहले ही आकर के बैठ जाते हैं वहां पर कि भाई परेड आएगी तो हम देखेंगे। तो थोड़ा हल्ला गुल्ला होने लगा, तो हमें लगा कि भाई इसको शांत किया जाए। तो हमारे साथी जो उद्घोषक थे उन्होंने उसकी घोषणा की, 4 बार उसको हमने दोहराया, तो निश्चित रूप से शांत हो गई। और उसके बाद अगले दिन देखा तो जो डीसीपी पुलिस थे वहां के दरियागंज के, उन्होंने हमें पत्र भेजा कि भाई रेडियो की वजह से उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाई, अन्यथा अशांति की मतलब गुंजाइश थी। वो इतना संवेदनशील क्षेत्र है। तो रेडियो तो इस तरह के जो हमारे कार्य हैं, वो तो हम तो प्रतिदिन इस तरह के मतलब झेलते रहे हैं, और उससे हम परिपक्व हुए हैं। आज जो हम कह पा रहे हैं वही हमारे अनुभव है। आपको बताऊं कि एक राजनेता का नहीं, एक साहित्यकार का निधन हुआ। तब मैं साहित्य कार्यक्रम करता था, मैं उससे प्रसारण भवन से बाहर आ गया बस स्टैंड पे, और मैं बस में बैठने वाला था। तुरंत ही वहां का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आया कि डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं, आपको मैडम डायरेक्टर बुला रही हैं। उस समय नूरून रखी थी। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कि नहीं आपको तुरंत बुला रही है। मैं लौट के वहां से वहां गया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि आज इनका निधन हो गया है, बड़े साहित्यकार है, और आज इनका कार्यक्रम अभी 8 बजे जो जाना है, यानी कि लगभग उस समय 6:30 बज चुके थे, और हमारे पास में 1.5 घंटे का भी समय नहीं था। कि नहीं आज ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिएगा कि जब निधन अभी शाम को हुआ है 5:30 बजे, तो इसकी सूचना हमें मिल गई 6 बजे। तो इसका मतलब है कि हमारा कार्यक्रम अगर 8 बजे नहीं जाएगा, तो अन्य लोग तो उसको अगले दिन, अखबार तो अगले दिन जाएगा, अखबार में तो अगले दिन मालूम पड़ेगी। तो मुझे अनुभव रहा है, तो मैं तुरंत ही वहां कृषि क्लब में एक साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा था, और वहां पर कई साहित्यकार आ रहे थे, उनका हमने साक्षात्कार लिया, और 8 बजे हमने उसको प्रसारित कर दिया। ये रेडियो की ताकत। रेडियो तुरंत की तुरंत आपको कोई किसी तरह की आपकी प्रतीक्षा नहीं कराता, आपसे कहता है कि जो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हो रही है वैसे ही हम उसको तुरंत प्रसारित कर देंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जब समाचार पढ़े जाते हैं हमारे यहाँ पर, तो कभी कभी तुरंत ही हमारे जो न्यूज रीडर वो कह देते हैं कि अभी भी समाचार मिला है कि ये हो गया, ये घटना हो गई, तो उनको तुरंत ही सूचना दे दी जाती है। मतलब पूरा विश्व या पूरा जगत या पूरा समाज तो अगले दिन जानेगा समाचार पत्रों के माध्यम से, या टीवी के भी मतलब कैमरे वहां नहीं पहुंच सकते, वहां रेडियो पहुंच जाता है।
तो रेडियो तुरंत ही जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में, भारत में, वो तुरंत की तुरंत देता है। और आप सबको जानकारी है कि जो इस भारत में अन्न उत्पादन की एक कहें कि रिकॉर्ड बना, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं, तो वो हरित क्रांति रेडियो की देन थी। हमारे भारत के सभी केंद्रों से कृषि कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, विभिन्न बोली भाषाओं में प्रसारित होते हैं, और उसके माध्यम से हमने किसानों को बताया कि किस प्रकार आप उन्नत बीज का इस्तेमाल करके, अच्छी सिंचाई करके, अच्छे आप संसाधन इस मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अच्छा अन्न उत्पादन कर सकते हैं। तो ये वो जमाना देखिएगा, वो जमाना हमने देखा कि जब अमेरिका से हमें गेहूं मंगवाना पड़ा था, जिसे कहते कि लाल लाल गेहूं उस समय कहते थे। इतना मतलब वो स्थिति आ गई थी। तो रेडियो ने इस हरित क्रांति को आगे बढ़ाया। इसी के साथ एक और क्रांति आई जिसे हम कहते हैं श्वेत क्रांति, यानी दुग्ध क्रांति, कि दूध का उत्पादन बहुत कम होता था। पहले में सूखा पाउडर और ये गीला पाउडर इस तरह के दूध से मतलब पोषण किया जाता था। तो ये जब हमने रेडियो के माध्यम से का प्रचार प्रसार किया कि किस प्रकार आप पशुपालन करेंगे, स्वस्थ पशुपालन को किस प्रकार आप समय से आप उनको दवाइयां देंगे, अच्छा चारा देंगे, पोषक उनको तत्व खिलाएंगे, तो अच्छा दूध का उत्पादन होगा। और वही क्रांति श्वेत क्रांति के रूप में उपस्थित है आज हमारे सामने। हमें कहीं से भी दूध या दूध से उत्पादन होने वाली सामग्री कहीं बाहर से, विदेश से आयात नहीं करनी पड़ती है, बल्कि हम दूसरी से। ये रेडियो की क्रांति है। तो रेडियो तो घर घर तक पहुंच रहा है, जो उसकी आवश्यकता है। मतलब रेडियो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, हम किसानों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, या कि हम पशुपालकों के लिए काम कर रहे हैं। हम तो महिलाओं के लिए अलग से करते हैं, बुजुर्गों के लिए अलग से करते हैं, और जो युवा हैं उनके लिए करते हैं। आप सब लोग साक्षी जानते हैं कि पहले हमारा जब दिल्ली बी था, जिसे बाद में राजधानी चैनल कहा गया, तो वो उस पर हम सैनिकों के लिए कार्यक्रम किया करते थे। रोजाना जाता था, और सैनिकों के किसी के कारगिल से पत्र आ रहे हैं, किसी के श्रीनगर से आ रहे हैं, किसी के जैसलमेर से आ रहे हैं, किसी के त्रिपुरा या वहां से अरुणाचल प्रदेश से आ रहे, उनके पत्रों को शामिल करते थे, उनके फरमाइश पर लोकगीत भी बजाते थे, और उनके लिए कल्याणकारी जो योजनाएं थी, सेवा निवृत्ति के उपरांत उनको क्या क्या कल्याणकारी मतलब साधन दिए जा सकते हैं, उसकी भी हम सूचना उस कार्यक्रम के माध्यम से किया करते थे। मैं जब रेडियो में यहाँ दिल्ली आकाशवाणी आया, आकाशवाणी मथुरा से जब स्थानांतरित होकर के आया, आकाशवाणी मथुरा तो सिर्फ 1 किलोवाट का स्टेशन था, तो उसका प्रसारण क्षेत्र अधिक नहीं था, और उसका सिर्फ 2 जिले तक उसी में था। जब ये आकाशवाणी दिल्ली है, ये 100 किलोवाट का, यानी 100 गुना इसका फर्क पड़ गया। इसको हरियाणा भी सुनना है, इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी सुनना है, इसको जो आसपास के और क्षेत्र हैं वो भी उसको सुनना है। 100 किलोवाट का तो बहुत बड़ी। और संयोग यह रहा कि जहां मैं रहता हूँ, जहां का मैं मूल निवासी हूँ, अलीगढ़ का, तो शुरू में हमें जानकारी नहीं थी कि रेडियो क्या किस तरह से होता है। हमारे गांव के पास में हाई पावर ट्रांसमीटर बना था, जो विदेश प्रसारण के लिए प्रसारण करता था। उसमें से 4 साइड थी उसमें, कि एक साइड की जो टावर थी वो यूरोप के लिए करती थी, एक अमेरिका के लिए, एक अफ्रीका के लिए, और दूसरी जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए। तो वहां से जब प्रसारण होता था, कभी कभी उसका जब तार टूट जाता था, जब हम बच्चे थे देखते थे, तो उसमें से आवाज आती थी कि भाई ये क्या आ रहा है। तो चूंकि वो विदेश प्रसारण का केंद्र मतलब उसका वो था, ट्रांसमीटर था, तो उसमें विदेशी भाषाओं जैसे चाइनीज भाषा है या जापानी भाषा है, उसके प्रसारण हमें वहां सुनने को मिलते थे। कोई वहां का तार टूट जाता था, कुछ लीकेज वगैरह हो जाती थी। बाद में मालूम पड़ा जब हम रेडियो में आ गए, हम उनका भाई ये तो हमारे ESD जिसे हम एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन कहते हैं, उसके यहाँ कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, उसके भी हम अंग बने। तो ये जो रेडियो का एक मतलब जो हम बचपन से देखते थे, बल्कि मैं तो चूंकि जब गांव में था तो उस गांव में बिजली भी नहीं थी, किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं नहीं थी, तो रेडियो से हम सुनने थे। और रेडियो से इतना लगाव था कि एक बार हमें इतना चाह हुआ कि हमने कहा भाई जब तक घर में रेडियो नहीं आ जाएगा, जब तक हम दिवाली नहीं मनाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो हमारे बड़े भाई साहब हमारे संरक्षक थे, उन्होंने फिर शहर से ला करके हमें रेडियो दिया, रेडियो सुना, तो हमने खाना खाया। ये एक लन था। और आज भी मेरे साथ ये है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ या लिख रहा होता हूँ, तो रेडियो मेरे साथ में खुला होता है। मैं टीवी पर प्राय कार्यक्रम या नहीं देखता और न समाचार देखता, रेडियो ही मेरा साथी बन गया है तब से। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग तो वैज्ञानिकों ने तो बहुत बाद में खोज की है, लेकिन वो मैंने उसका अनुभव ये कर लिया है कि रेडियो जब आप सुनते हैं तो रेडियो के साथ आप दूसरा काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं।
लेकिन जो मेरा जो अनुभव ये है कि आप रेडियो चला दें और साथ में आप लेखन कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं साहित्यकार भी हूँ, तो आपके साहित्य में और द्रुतता आ जाती है और उसमें स्पष्टता आ जाती है। हम जो शब्दावली सीख रहे हैं साहित्य में, जो चाहे हम कविता लिख रहे हैं, चाहे हम व्यंग्य लिख रहे हैं, चाहे उपन्यास कहानियां लिख रहे हैं, आज मेरे साहित्य पर 6 विश्वविद्यालयों से पीएचडी हो चुकी है, तो वो बड़ा आनंद का विषय लगता है कि देखिएगा साहब, हम रेडियो भी सुन रहे हैं और साथ में हम अपना लिख भी रहे हैं, चाहे हम समीक्षा कर रहे हैं, चाहे हम कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, लेकिन रेडियो ने कभी भी हमें व्यवधान नहीं किया, किसी प्रकार का हमें डिस्टर्बेंस नहीं किया। जबकि टीवी आपसे अटेंशन चाहता है। टीवी तो ये है कि जब तक आप देखेंगे नहीं, यानी आप अपना जो हाथ में काम है उसको छोड़ करके उसको देखेंगे नहीं, तब तक वो अपनी बात को पूरी नहीं कह पाएगा। आप सब लोग जो जानते हैं कि हम जब रेडियो से हम नाटक जब प्रसारित करते हैं, तो हमारी अपेक्षा ये रहती है, जो हमारे जो नेता एक्टर जो होते हैं, नेता होते हैं हमारे, उनसे हम ये कहते हैं कि भाई आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वो लगे कि वो देख रहे हैं, मतलब वो उसको ये नहीं लगे हम सुन रहे हैं कान से। तो जब रेडियो से जब नाटक प्रसारित होते, चाहे आप हवा में ले लीजिए या बड़े हम कार्यक्रम जो करते हैं उसको आप ले लीजिएगा, तो ऐसा लगेगा कि हमारे सामने वो चीज गुजर रही है, वो हमारे आंखों के सामने वो घटित हो रही है। तो इसमें रेडियो में क्या है कि आपको कल्पना शक्ति भी आपकी प्रबल हो जाती है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। जो दृश्य चल रहा है रेडियो में नाटक का, उसके आप जुड़ जाते हैं कि भाई अशोक अब जा रहे हैं, रणभूमि जा रहे हैं, या कि अब जो संन्यास ले रहे हैं, या वो अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, ये सब चीजें हमारे सामने बिल्कुल जीवंत हो जाती है। ये रेडियो की क्षमता है। और जब मतलब सिर्फ रेडियो की मतलब नाटक ही नहीं, आप जब लोकगीत हो रहे होते हैं, लोकगीत प्रसारित कर रहे होते हैं, तो लगता है कि बिल्कुल हम गाँव की चौपाल में जाकर के बैठे, घर में आप बैठ गए, या कि अगर शादी ब्याह जहाँ हो रहा है तो उसके लोकगीत हमारे सामने सुनाए जा रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि हमारे समाज से धीरे धीरे लोक संगीत जो है गायब हो रहा है, लोकगीत धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब हम गांव से शहर में आ गए और शहर से महानगर में आ गए, तो यहाँ पर जितनी भी हमारी जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लेकिन रेडियो ने उनको जीवंत रखा है, रेडियो ने उनको जीवित रखा है, रेडियो ने उसको सक्रिय रखा है। तो ये रेडियो की बड़ी भूमिका रहेगी। और मैं तो चूंकि आजकल नागरी लिपि परिषद से जब जुड़ा हुआ हूँ, पूरे देश भर में मैं जाता हूँ, तो मैं प्राय ये कहता हूँ कि भाई हमारे साथ में जो हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति हमारे लोक संस्कृति से बनी है। हमारे जो लोकगीत हैं, हमारी जो लोक कथाएं हैं, जो हमारी लोक गाथाएं हैं, उससे बनी है। इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसका अगर संरक्षण हमने नहीं किया तो ये लुप्त प्राय हो जाएगी। हमसे 2-4 पीढ़ी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो सब कुछ भूल जाएंगी कि हमारे यहाँ पर शादी ब्याह में लोकगीत भी गाए जाते थे, या हमारे यहाँ शादी ब्याह में गारी गीत भी गाए जाते थे, या कि बच्चे झूला झूलते समय गीत भी गाते थे। ये सब चीजें सुरक्षित रखने को हम तो लिपिबद्ध करने की बात कहते हैं। और रेडियो ने भी ये कार्य किया था। पिछले दिनों एक चली थी, एक प्लानिंग आई थी, और संसद में तत्कालीन जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम इस तरह का प्रयास करेंगे, 2.5 लाख लोकगीतों को करेंगे। उसका शुरुआत हुई जब मैं महानिदेशालय में था, और वो काफी अगर वो सफल हो जाती योजना, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारे पास में एक खजाना उपलब्ध होता। लेकिन फिर भी हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस लोक संस्कृति की जो विरासत है उसको संभाले हुए हैं, और जो संगीत की विरासत है उसको हम संभाले हुए हैं। और यही कारण है कि हमारा एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिससे आजकल हमारा DTPS जो सेक्शन है आकाशवाणी महानिदेशालय का, वो देखता है कि हम अपने जो लोकगीत हैं या अपनी जो विशेष प्रसारण है उनको हम दूसरे देशों को भेजते हैं, दूसरे देशों से हम अपने यहाँ मंगाते हैं। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर चलता है। और मुझे याद है जब मैं आकाशवाणी अपने प्रसारण भवन की उससे कमरों से गुजरता था, तो जिस समय वहां पर जो उर्दू का प्रोग्राम होता था, क्योंकि खासतौर से हम ESD से उर्दू का प्रोग्राम जो पाकिस्तान के पास में रहने वाले लोग हैं उनके लिए करते थे, तो बोरियां भर करके मतलब पत्र आए थे, बोरियां भर भर के पाकिस्तान देश की टिकट, मतलब जो पोस्ट कार्ड है उस पर पाकिस्तान की टिकट लगी हुई है, वो बोरी भर भर करके आते थे कि हमें इस वाली फिल्म का गीत सुनाई, हमें इस वाली फिल्म का गीत सुनाई। इतनी मतलब वो थी, ये हमारी संस्कृति एक साझा संस्कृति,
ये मतलब देश की एक भौगोलिक सीमा जरूर बट गई है, लेकिन संस्कृति तो हमारी एक ही संस्कृति है, चाहे हम पाकिस्तान में रहे या बांग्लादेश में या भारत में रहे। तो ये भौगोलिक दूरी जो हमने राजनीतिक कारणों से बना ली है, लेकिन रेडियो इस दूरी को भी दूर कर देता है। आप यहाँ बैठ करके हम बिहार के बज्जिका के, अंगिका के, मगही के, मैथिली के, भोजपुरी के, उसके हम गीत यहाँ सुन लेते हैं। हम ब्रज के हैं, बुंदेली के हैं, कौरवी के हैं, हरियाणवी के हैं, हम मारवाड़ी, मेवाड़ी, इन सब बोली भाषाओं के हम लोग संगीत सुन लेते हैं। तो ये सब रेडियो की देन है, और रेडियो ने हमारी संस्कृति का जो संरक्षण किया है वो अनुपम है। वो मतलब जैसे कहें कि जिसका अनुपमेय है, जिसका कोई और उससे तुलना ही नहीं, अतुलनीय है, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, इसको कोई और माध्यम नहीं कर सकता। जो हमारे प्राइवेट रेडियो चैनल हैं, एफएम चैनल हैं, वो तो अपने व्यापार के लिए या कि अपनी धन प्राप्ति के लिए वो कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, लेकिन जो हमारा आकाशवाणी है, वो आकाशवाणी वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को लेके चल रहा है, कि जिसमें बहुत से लोगों का, महात्मा बुद्ध ने कहा था उनके पास जब उनके शिष्य गए कि साहब अब हमें क्या कहें, महात्मा जी बताइए आप हमें, हमने आपसे शिक्षा प्राप्त कर ली। उन्होंने कहा कि अब आप बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, ऐसा काम करो जो बहुत से लोगों को जिससे सुख हो, ऐसा कार्य करिए जिससे, ऐसा वाणी बोलिए जिससे बहुत लोगों का हित हो सके। तो ऐसे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परंपरा है हमारी रेडियो की, वो हम निभा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें अपनी पुरानी बातों को कहने का भी अवसर मिल गया। और प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो जो रेडियो ने एक परंपरा देश की एकता के लिए छोड़ी है, वो है हमारे लिए बड़ी ही प्रासंगिक है, और इसको और भी आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के अगर हम कार्यक्रम आगे भी आयोजित करेंगे, तो इससे नई पीढ़ी को मालूम पड़ जाएगा, जो आजकल इस पर है, जिसके लिए गूगल बाबा सब कुछ बन गए हैं, उसको विश्वकोश है, शब्दकोश है, सब कुछ गूगल बन गए हैं। तो ऐसे में यदि हम नई पीढ़ी को बता पाएंगे कि हमारे इस मोबाइल में रेडियो भी है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ द एयर एक प्रोग्राम हमारा चला करता था यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट के लिए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए और बीकॉम पास और ऑनर्स कोर्स का प्रसारण यहाँ करते थे, और उसके बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे उनको हम बुलाया करते थे, उनसे करते थे। तो हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग बताया करते थे कि सर जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हमारे इस प्रसारण को सुन करके ही वो कंपटीशन में सक्सेस हुए, उनको सफलता मिली है। ये इस तरह के कार्य जो किए जा रहे हैं, और आज भी कहा जाता है जो जितनी एकेडमी है आपकी, कोचिंग सेंटर जो आईएएस आईपीएस के, उनको कहा जाता है कि यदि आपको अपनी भाषा शुद्ध रखनी है तो आप रेडियो सुनिए, यदि आपको जनरल अवेयरनेस, आपको अपडेट रखनी है तो आप रेडियो के समाचार सुनिएगा। तो रेडियो की विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी बनी रहेगी। और हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम उस ऐसे महत्वपूर्ण, इसे सशक्त माध्यम की हम अंग रहे हैं, और हमें उसमें सेवा करने का अवसर मिला है। और नई पीढ़ी अब उसको उसी तन्मयता के साथ, उसी तत्परता के साथ संभाले हुए है। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। और बाद में कोई प्रश्नोत्तर होगा तो उसका फिर करेंगे। बिल्कुल, इंटरैक्टिव सेशन में आप लोग बने रहिएगा, और हमारे वरिष्ठ प्रसारक जुड़े हुए हैं। और विश्व रेडियो दिवस जो है रेडियो और शांति को लेकर है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सबका भला। रेडियो कहीं ना कहीं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में, जिसमें सबका भला हो, रेडियो अपना भला उसी में समझता है। और पब्लिक ब्रॉडकास्टर, लोक प्रसारक, इसीलिए इसे कहा जाता है। और जब महात्मा गांधी नहीं जा सकते थे कुरुक्षेत्र, जहां पर शरणार्थी आए हुए थे, तो रेडियो ने ही उन लोगों तक गांधी जी का संबोधन पहुंचाया था। और आज भी प्रसारण भवन जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है, आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के उस भवन में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है। वो विरासत है, वो बिल्डिंग विरासत है, हेरिटेज है वो। और उसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी, और वही लोक प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है, वहां पर आए थे। तो कुल मिलाकर बातें ये हैं कि पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया, और रेडियो एक सकारात्मक चैनल रहा है, चाहे पक्ष की हो, विपक्ष की हो, सत्ताधारी की बात हो, लेकिन रेडियो ने हमेशा
कोशिश की है कि लोगों के विचारों को संतुलन प्रसारण करे। आज हमारे जो विशेष अतिथि और कहें कि वो जुड़ नहीं पाए, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई। पार्थसारथी थपलियाल जी की बात कर रहे हैं। पार्थसारथी थपलियाल जी वरिष्ठ रेडियो प्रसारक रहे हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राइटर भी हैं, ऑथर हैं। उन्होंने किताबें भी लिखनी शुरू कर दी हैं। उनका बहुत ही बड़ा अनुभव रहा है रेडियो को लेकर और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं राजस्थान में और दिल्ली में, 2 जगह का तो मुझे पता है। आज विश्व रेडियो दिवस पर हम उनकी ऑडियो जो अभी आई है, क्योंकि वो जुड़ नहीं पाए टेक्निकल वजह से, तो उनकी वीडियो टेक्निकल टीम से चाहेंगे पार्थसारथी थपलियाल जी की वीडियो को यहाँ शेयर किया जाए हमारे सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के लिए, ताकि वो जान सके कि पार्थसारथी थपलियाल जी विश्व रेडियो दिवस 2023 में क्या उद्बोधन देना चाहते हैं। टेक्निकल टीम। जब तक वीडियो जुड़ता है तब तक ये बता दें कि पार्थसारथी थपलियाल साहब आरजेएस फैमिली से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस पे क्विज और इनाम का प्रोग्राम होता है, उसका मंच संचालन भी थपलियाल साहब कर चुके हैं। टेक्निकल टीम से चाहेंगे पार्थसारथी थपलियाल जी की वीडियो जो है वो यहाँ पर दिखाई जाए। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस पैनल में जो महानुभाव उपस्थित हैं उन सभी को नमस्कार और इस कार्यक्रम के संयोजक उदय मन्ना जी, जो कि बहुत देर से इस प्रयास में थे कि आपका और मेरा आपस में समन्वय हो सके, हम आपस में आमने सामने बात कर सकें, लेकिन मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है, इस कारण सीधी बात नहीं हो रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपनी बात एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको भेज दूँ, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास इसी सिलसिले में है। आज जबकि हम विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं, आप जानते हैं कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र का जो रेडियो था वो आज ही के दिन शुरू हुआ था और 2011 में ये तय किया गया कि जैसे कि यूएन बहुत सारे दिवस मनाता है, उसी तरह से रेडियो दिवस भी मनाया जाना चाहिए। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाए जाने का संकल्प हुआ और तब से ये निरंतर आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है और रेडियो को इस बदलती हुई दुनिया में जीवित रखने का या याद रखने का एक अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक दुखद घटना की ओर स्मरण करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि इस कार्यक्रम में इस बात पर कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आज एक दुखद समाचार ये रहा कि रेडियो और दूरदर्शन के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर शरद दत्त जी का आज निधन हो गया है। 1946 में उनका जन्म लाहौर में हुआ था और 17 साल की उम्र से वे रेडियो से जुड़ गए थे। उस दौर में रेडियो बहुत पॉपुलर एक इकाई होता था और बाद में जब भारत में दूरदर्शन का प्रसार हुआ तो उस समय उन्होंने उस माध्यम में अपने तमाम ज्ञान को और अनुभव को
श्रोताओं के साथ साझा किया। वे बहुत बड़े मनीषी थे हमारे समय में। वे आकाशवाणी दिल्ली में विनम्र श्रद्धांजलि शरद दत्त जी को आज आरजेएस के इस आजादी की अमृत गाथा के 127वें कार्यक्रम में निश्चित रूप से शरद दत्त जी से मेरा भी मिलना, जब यहाँ पे संसद मार्ग पे दूरदर्शन हुआ करता था तो वहां पर ये इनसे मिलना होता था। बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी थे और आज निश्चित रूप से ये सुबह सुबह जो घटना है वो फेसबुक पर भी हमें मिली और मैंने भी आकाशवाणी के ग्रुप में इसे शेयर किया। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस बारे में जानकारी आप लोगों को दी थी। आज हरसारथी थपलियाल जी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि आरजेएस फैमिली की ओर से दिया है। तो जिंदगी में किसी के साथ भी मैं भी जी के बारे में, जी सर, मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे सदत जी, और जी। चूंकि जैसे बताया कि यहाँ दूरदर्शन का केंद्र यही था, हमारे जो आकाशवाणी भवन है, वो बड़े अच्छे लेखक भी थे। जितने बड़े ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने जो अनिल विश्वास, जो बड़े चर्चित संगीतकार रहे हैं फिल्मी दुनिया के, वो हमारे यहाँ आकाशवाणी में वो निर्देशक थे ऑर्केस्ट्रा के। उनके ऊपर पुस्तक लिखी थी ऋतु, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए नाम से, और उसके अलावा के.एल. सहगल पर उन्होंने बड़ी शानदार पुस्तक लिखी थी। दोनों ही पुस्तक उन्होंने मुझे भेंट की थी। मैं प्राय आकाशवाणी में, जब मैं दिल्ली आकाशवाणी पे था तो जो अच्छी पुस्तकें होती थी उनकी पुस्तक चर्चा हम कराया करते थे, और जो लेखक थे उनको बुलाया करते थे। उसमें शरद जी को कई बार मुझे बुलाने का सौभाग्य मिला, और उसके साथ जब मेरी जब शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ था तो शरद दत्त जी ही पहले ऐसे मेरे मित्र रहे जिन्होंने मेरा साक्षात्कार आकाशवाणी पर कराया, दूरदर्शन पर कराया था। उन्होंने विशेष रूप से बुलाया और 2 बार मेरा कार्यक्रम उन्होंने दूरदर्शन पे कराया, और बड़े मिलनसार थे। प्राय मैं चूंकि साहित्यिक कार्यक्रमों में जाया करता था अक्सर, और वो भी प्राय उससे साहित्यिक कार्यक्रमों में मिला करते थे। ऐसे सजग रेडियो प्रसारक और साहित्यकार, बहुत एक सुलझी हुई भाषा में लिखने वाले ऐसे जो विद्वान प्रसारक हैं, ऐसे प्रिय और ऐसे मेरे आत्मीय मित्र का आज स्वर्गवास हुआ। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी पत्नी पी कमलिनी दत्त भी हमारे इसी में थी, यही हमारे प्रसारण भवन उसमें रही, आकाशवाणी में और दूरदर्शन ने कार्य किया। तो शरद दत्त जी का जाना निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ा ही एक दुखद समाचार है, और प्रसारण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति है। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद भी वो प्रसारण कार्य से जुड़े रहे थे। एक प्राइवेट हमारा एक टीवी चैनल था, उसके वो सीईओ रहे, उसके माध्यम से अपना प्रसारण वो करते रहे। और मैं प्राय जो मेरे पास जो लोग आते थे इनके पास में भेज दिया करता था, तो बड़े ही सहज भाव से उनको लेते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। ऐसे प्रिय मित्र जाने का हमें बहुत ही दुख है, और हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस मंच के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद सर। हम लोग उन्हें याद रखेंगे, और यही सकारात्मक व्यक्तित्व जो हैं वो सक्रिय रहते हैं। जब तक जीवन है तब तक वो कुछ ना कुछ देश को देकर जाना चाहते हैं। यही पॉजिटिविटी जो है आज आरजेएस के मंच पर हम लोग उनको स्मृति को नमन कर रहे हैं आज। और अब इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि बात रेडियो की हो रही है, तो रेडियो ने बहुत कुछ दिया, और आज रेडियो ट्रांजिस्टर तो है, लेकिन अब ऐप के माध्यम से आप पूरे भारत में जितने भी रेडियो स्टेशन हैं उनको आप सुन सकते हैं। ये आप ऐप जो है न्यूज ऑन एआईआर
आप समाचार सब सुन सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में जो चैनल राज्यों में हैं वो भी ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं। बस कोशिश करनी है कि वो ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो ये जानकारी हमें भारत के लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल अब धीरे धीरे सभी लोगों के पास आ गया है। तो जहां भी एंड्रॉइड फोन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसमें जो पसंद की चीजें हो, जो भाषा पसंद हो, वो सभी कुछ सुन सकते हैं। तो रेडियो का विस्तार बहुत तेजी से होता जा रहा है। और रेडियो, जैसे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने बताया कि रेडियो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। हम कोई भी काम कर रहे हो, रेडियो हमें उसमें एड ऑन करता है, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में उत्प्रेरक का काम करता है। मैं कैटलिस्ट का कहूंगा कि रेडियो एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो यही अच्छी संगत का असर होता है कि जब आप अच्छी बातें सुनते हैं तो उसके आधार पर आपकी जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन दिखाई देता है। आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके व्यक्तित्व में अच्छे लोगों की संगत कीजिए और यही सकारात्मक मंच यही प्रदान करता है। तो अब इंटरेक्टिव सेशन में अगर जो लोग चाहें तो हमारे पैनलिस्ट से कुछ पूछ सकते हैं। और सोनू कुमार जी का माइक ऑन नहीं है। एच.के. सेठी जी, आप बताइए, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आज के को ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर एच.के. सेठी जी, आपको कैसा लगा? रेडियो तो बचपन में सुना था आपने, लेकिन रेडियो ने क्या कुछ दिया है आज प्रदीप शर्मा जी, लालिमा अनेजा डैंग जी और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के संबोधन से आपको क्या लगता है? अपनी लाइफ का अगर एक्सपीरियंस देखें तो उससे लगता है कि जो आज संस्कार हमारे अंदर हैं उसमें 90% मैं कह सकता हूं कि रेडियो का योगदान रहा है जी। बचपन में संस्कार पढ़ते हैं। मेरे पड़ोस में देवकीनंदन पांडे, अरे वाह, देवकीनंदन पांडे जी पांडे, मेरे पड़ोस में थे। जी जी जी। जो पांडे वो मेरे पड़ोसी थे। सलमा सुल्तान जी दूरदर्शन से थी, नरोत्तम थे, ये सब मेरे नेबर रहे हैं। तो उन कह सकते हो कि उनकी वजह से आज मैं उनकी पॉजिटिविटी से या उनके जो मैंने पॉजिटिव वाइब साइन से मैं आज पत्रकारिता में घुस गया। अदरवाइज मैं पत्रकार नहीं, एक बिजनेसमैन था। गल्फ कंट्रीज के अंदर बिजनेस करता था, यूरोप में करता था। इंडिया आया, इंडिया में आके धीरे धीरे मैं फिर इसमें हो गया। इंडिया से बाहर मैं खलीज टाइम्स में रहा। अब मैं अगर अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को इन लोगों की संगत ने, जैसे अभी आपने कहा कि संगत का बड़ा असर पड़ता है, शायद इन सबकी संगत ने, और इनसे मैं इनको एक आइडियल अपनी लाइफ में मान चुका हूँ, जो मेरे दिमाग में जाने में अनजाने में चेतन या अवचेतन मन में ये रहा कि इनको फॉलो करना चाहिए। और मैं फॉलो करके आज देखो पत्रकारों के उसमें हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लंबा सफर काटा और अभी भी जर्नलिज्म से जुड़ा हूँ। और शायद लगता है कि लास्ट जब तक होगा तब तक मैं जब पत्रकारिता से जुड़ा रहूंगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रेडियो से, वेब पोर्टल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब के मेंबर्स हैं। तो सबके साथ रह के मेरे को कई पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। आपसे भी पॉजिटिव चीज मिली है तो मैं आपके साथ देखो जुड़ गया हूँ। आप भी आज के उसमें आप एक जिंदा मिसाल हैं जिससे आदमी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेके एक अपने आप को मान सकता है कि मेरे को भी उदय मन्ना जैसा बनना चाहिए। और मैंने अभी बाकी लोगों का भी कमेंट सुने, लालिमा जी के, अपने प्रदीप जी के, हरिपाल सिंह जी के, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। और पॉजिटिव चीजें कई आई, वो मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। प्रदीप शर्मा जी, आपको आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी की और आपकी दोनों की जो बातें हैं एक बार ताजा हो जाएं, क्योंकि आप सभी प्रसारण भवन में बहुत गहरे रूप से काम किया है और आज सुबह कार्यक्रम के तो लीजेंड रहे हैं आप, प्रदीप शर्मा जी। हम लोग तो आपसे सीखते थे, हम तो आपके जूनियर रहे। तो आप बताएं। देखिए, जो सकारात्मकता की हम बात कर रहे हैं या रेडियो और शांति, हमारा है ना रेडियो एंड पीस। अभी आपने आज सुबह का जिक्र किया तो मुझे याद आ रहा है, एक बार ऐसा हुआ था कि उन दिनों हमारे पास पत्र आया करते थे कि हमारी ये समस्या है,
या कई बार हम समाचार पत्रों में देखकर भी लोगों के पास पहुंचते थे। तो एक बार एक महिला का पत्र आया, जो विडो थी, अ, और वो एक सरकारी महकमे में काम करती थी। उनके हस्बैंड की ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिला था और उनकी बेटी की शादी वो लगभग 10 या 12 दिन बाद होना तय हो चुकी थी। तो उन्होंने आज सुबह कार्यक्रम में अपना पत्र हमें भेजा। तो जब हमने उस कार्यालय में जाके बात की, जो उच्चाधिकारी थे, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इतना अच्छा लगा था कि उनकी बेटी की शादी से लगभग 3 दिन पहले उन्हें ग्रेच्युटी का चेक मिल गया और वो अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो ये एक जो रेडियो का रोल रहा है, रेडियो की भूमिका रही है, वो बहुत ही अच्छी रही है। मुझे लगता है कि जैसा अभी आपने खुद कहा कि हम जब रेडियो के साथ जुड़े रहते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हम उसके साथ बैठकर कुछ और काम कर पाते हैं। और डॉक्टर पाल ने क्या कहा था कि अगर हम मान लीजिए दूरदर्शन या दूसरे टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं, तो हमें अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करना पड़ता है। यानी टीवी किसी भी माध्यम में हम देखें, तो हम दूसरे काम नहीं कर सकते। तो एक जो ऊर्जा मिलती है हमें, एक बढ़ावा मिलता है, वो रेडियो से मिलता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और खास करके जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हमने अक्सर देखा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रात-रात भर जगते हैं, तो वो म्यूजिक लवर बन जाते हैं। और पता नहीं म्यूजिक लवर बने। और स्वयं वंदना राव जो 4th आईएएस टॉपर महिला थी, कांगनेरी गाँव में यहीं आपको वेस्ट दिल्ली में है, वहाँ एक बार जाना हुआ था। वही आज सुबह कार्यक्रम को लेकर हम लोग चूंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स विषय लिया करते थे जो समसामयिक होते थे, और उस पे गाने वगैरह हम लोग बड़े गाने भी ढूंढना अपने आप में बड़ा वो रोमांचक होता था। गाने टॉपिक से संबंधित होने चाहिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के गाने जो है दिमाग में आने लगते थे। और आप तो इसके सरताज रहे हैं गानों की चॉइस करने में। तो वंदना राव जी ने हमें बताया, जब अपने आप बताया, मैंने पूछा भी नहीं सवाल। उन्होंने कहा, जब जब बात चल रही थी कि कैसे आपने तैयारी की, जनरल नॉलेज कैसे, सब्जेक्ट कैसे, एक बात उन्होंने और बताई थी। 2 बातों का जिक्र करूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि जब मैं कुरुक्षेत्र में थी, वैसे वो स्कूलिंग अपने गांव के बगल से ही किया है, शांति ज्ञान निकेतन से, और कुरुक्षेत्र में थी तो वहां पर एक शख्स आए थे, संभवतः आईएएस वगैरह होंगे, जिन्होंने ऐसी स्पीच दी, मोटिवेशनल स्पीच, उनके मन में बीजारोपण हो गया कि मैं भी आईएएस कर सकती हूँ। ये वंदना राव जी का कहना है कि वो अंकुरण जो हुआ वो बाद में फिर तैयारी करने लगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनरल नॉलेज के लिए हम ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज एनालिसिस स्पॉटलाइट जो है करंट अफेयर्स, वो हम सुना करते थे। बात बहुत पहले की है, लेकिन रेडियो ने समाज को दिया ही दिया है। रेडियो ने बहुत कुछ दिया है और व्यक्तित्व के निर्माण करने में। और व्यक्तित्व कौन सा? सकारात्मक व्यक्तित्व। रेडियो लवर जो भी रहे हैं, मैं फिल्मों की बात नहीं करता हूं, फिल्मों ने कितने को प्रेरित किया, क्या किया, हाँ पुस्तकों की बात जरूर करता हूं। और इसीलिए विश्व पुस्तक मेला या कोई भी पुस्तक मेला होता है, उसको आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है स्वैच्छिक समर्थन करती है, वॉलंटरी सपोर्ट। हम लोगों को कोई कहता नहीं है। सूरजकुंड मेला जाने के लिए किसी ने कहा नहीं, पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का दल बनाया गया और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने वहां से एक अलग तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उस मेले की कवरेज करी। और वहां मीडिया सेंटर में बैठकर जो स्थानीय पत्रकार थे, वहां पर सकारात्मक पत्रकारिता के बारे में चर्चा की। तो ये हम लोगों का वो सिलसिला चल रहा है। मैं सोनू कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। मुझे भी दो उदाहरण अभी दृष्टांत याद आ रहे हैं। जी, याद, अपनी याद को संजो कर रखिए। सोनू कुमार जी बिहार से जुड़े हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे युवा क्या सोचते हैं। और प्रदीप शर्मा जी के तो वो फैन रहे हैं, अभी बताया उन्होंने। सोनू जी जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हमारी आवाज जा रही है सर? जय हिंद आ रही। पहले तो यहाँ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सभी हमसे वरिष्ठ हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और प्रदीप सर तो हमारे आदर्श हैं। मैंने प्रदीप सर के पूरे कोरोना काल से लगातार मैंने उनका सुना है कार्यक्रम में।
बहुत, और हीरा सिंह पाल सर का भी मैंने बहुत बार सुना है। पूरे कोरोना काल से मैं इन लोगों के बीच रहा हूँ। और उदय मन्ना सर, आप जो इस जो सकारात्मक भारत कार्यक्रम आरजेएस के द्वारा जो चला रहे हैं, लगातार कई विषयों पर आपने व्याख्यान करवाए हैं। बहुत सी चीजें हैं जो आपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। और कल विश्व रेडियो दिवस है, उस पर आज उसके पहले आज संध्या ये जो कार्यक्रम जो करवाया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आज बहुत सी बातें जो सामने आई हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से देखकर उसे सुनूंगा। पूर्ण रूपेण कहीं कहीं नेटवर्क की समस्याएं थी जिसके कारण मैं सुन नहीं पाया, और एक कॉल आ जाने के कारण थाना से मुझे जाना पड़ा था, इसलिए कर मैं ऑडियो को म्यूट कर दिया था। लेकिन आप लोगों से बिछड़ने का इरादा नहीं था, इसलिए मैं बाहर नहीं हो सका। और उदय मन्ना सर ने मुझे फोन किया कि मैं कुछ बात रखूं। मैं बराबर एक चर्चाएं चलती हैं लोगों के बीच में कि रेडियो विलुप्त हो चुका है डिजिटलीकरण के कारण, और ये बातें अखबार के लिए भी होती हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। जब से डिजिटलीकरण हुआ है उसके बाद से ये रेडियो का भी अवसर और भी ज्यादा बढ़ा है और अखबार का भी अवसर और भी ज्यादा बढ़ा है। बस नजरिया है देखने का और समझने का। इसीलिए रेडियो ने जो सिखाया है और रेडियो ने जो बताया है, मैं आकाशवाणी का यूट्यूब का लिंक मैं बराबर सुनता हूँ, कभी मेडिकल से रिलेटेड, कभी शिक्षा से रिलेटेड, बहुत सी बातें जो आती हैं, जो जमीनी बातें होती हैं वही समझाई जाती है, वही बताई जाती है, जो आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो डिजिटलीकरण और इंटरनेट अभी तक नहीं कर सका है। जो सकारात्मक और जो सही चीजें, जो फैक्ट है, वो हमें आकाशवाणी ने दिया है और मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ। और उसके लिंक को भी मैं मतलब लोगों के बीच में शेयर भी करता हूँ ताकि लोग सुने, सकारात्मक चीजों को सुने। और आरजेएस परिवार ने जो इस अभियान को छेड़ा है, मैं तो उदय मन्ना सर के साथ हूँ, आगे भी रहूंगा। और आज प्रदीप सर ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, मैम ने भी मैम की बातें सुना मैंने, और प्रदीप सर की बातें सुना, उसके बाद ही मैं निकला हूँ घर से। इसलिए आज जो बातें आई हैं, मैं रिकॉर्डिंग की कुछ पॉइंट मैं उदय सर आपको भेजूंगा लिखकर, और उस पर कुछ सवाल अगर हमारे होंगे तो आप प्लीज जो वक्ता थे उन्हें आप फॉरवर्ड कर देंगे ताकि उनसे हमें जानकारी और आगे मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद सोनू कुमार जी, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, बिहार से अभी जुड़े, और आपने अपना समय दिया और ये अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब आगे हम लोग श्रद्धांजलि सभा शुरू करेंगे। उससे पहले डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, वो कुछ हम लोगों को बताना चाहते हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। धन्यवाद। पहले तो मैं सोनू कुमार की प्रशंसा करूंगा कि ये बड़े सजग और सक्रिय एक तरीके से के सहभागी रहते हैं। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई में जुड़ते हैं। कई बार हमने कनाडा से किया, कई बार अमेरिका से किया, उसमें भी उपस्थित हो जाते हैं। भारत के उसमें तो होते ही, तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो जिज्ञासा है, ये जो एक तरह की एक शौक आपने जो रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है, इसको और नई पीढ़ी को अपनाना चाहिए। मैं दो बात बताना चाहता हूँ, ये कि मैं जब अपने गांव में पुस्तकालय चलाता था तो मैंने एक पत्र लिख दिया आकाशवाणी दिल्ली के नाम से कि साहब मैं अपने गांव में ये पुस्तकालय चला रहा हूँ, और हम जो लोगों के पास पुस्तकें अनुपयुक्त रह जाती है उनको हम ले लेते हैं और उनको हम दूसरे लोगों को निःशुल्क हम बांटते रहते हैं। ये था, ये मैंने भेजा। वो फिर प्रसारण हुआ, मेरे ख्याल से आज सुबह में ही प्रसारण हुआ, और संभवतः शायद प्रदीप शर्मा जी ने ही उसको प्रसारित किया था। तो मेरे गांव के जो मुझसे जो लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव था, वहां के एक सज्जन मिल गए, बोले भाई गांव में वो चलता है क्या, पुस्तकालय चला? मैंने कहा हाँ जी चलाते, हम चलाते। कि भाई मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने तो रेडियो में सुना। मैंने कहा रेडियो पे आपने कहाँ से सुन लिया? कि वो आज से प्रोग्राम होता है उसमें। मैंने कहा भाई वाह। तो शुक्र संयोग रहा कि वो प्रदीप शर्मा जी बाद में हमें आकाशवाणी दिल्ली में मिल गए। एक दूसरा प्रसंग जैसे आप सुना रहे थे, वैसे मैं सुनाऊंगा। जब मैं आकाशवाणी मथुरा में था तो कई तरह के हम कार्यक्रम किया करते थे। तो एक ड्राई क्लीनर की एक दुकान चलाता नहीं था, मतलब चलाना चाहता था, पवन खत्री उसका नाम था। तो वो आया कि साहब मैं तो चलाना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऋण चाहिए, लोन चाहिए। मैंने कहा भाई जिला उद्योग केंद्र है मथुरा का, आप उसके पास जाइएगा और वो मिल जाएगा। तो बोला जी मैं कई बार गया हूँ लेकिन दिया ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ बहाना कर देते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब इस बार जाइएगा।
हाँ, तो अगली बार गया, संयोग ये हुआ कि जो कार्यक्रम हमारा चल रहा था, कार्यक्रम जब रेडियो में प्रसारित हुआ ये, तो संभवतः वो जला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने भी सुन लिया। तो जैसे ही वो खत्री उस वहां पहुंचे जिला उद्योग केंद्र, तुरंत की तुरंत उनका लोन जो है स्वीकृत हो गया, लोन मिल गया और बड़ी अच्छी उसकी ड्राई क्लीन की बाद में दुकान चली। वो एकमात्र उसमें बड़ी मशहूर थी और आज वो बहुत बड़ा पत्रकार है वहाँ रेडियो में और टीवी में, मथुरा में। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की जो देन है, छोटी छोटी चीज है, ये जो रेडियो ने दी है, ये ये इस बात का प्रतीक है कि रेडियो ने अपनी सार्थकता को बनाए रखा है। जैसे बात हो रही थी कि हम चिकित्सा के ऊपर भी हम कार्यक्रम करते थे, मतलब हम एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सा, एक बार होम्योपैथिक चिकित्सा और 2 बार हम जो है ये एलोपैथी चिकित्सा की बड़े बड़े विशेषज्ञ आते हैं। कोई बिहार से पूछ रहा है जैसा मुझे ये बीमारी मुझे कैसे ठीक होगी, कोई राजस्थान से पूछ रहा है, कहीं कोई श्रीनगर से पूछ रहा है। तो ये जो रेडियो की एक महत्ता है और इसको महत्ता को रेडियो ने आज भी बनाए रखा है। और ये रेडियो का मैं समझता हूँ कि ये अभी पुनः पुनरुद्धार होगा, जो बीच में कोरोना काल के कारण बीच में हम ठहराव सा एक आ गया था, लेकिन पुनः हम उस रेडियो को पटरी पर ला रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी जो पूर्ववत गति थी उस पर आ जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। उदय जी, एक जी। छोटी सी बात मैं कहना जी। चाहता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात। दरअसल आपको याद होगा जो हमारे डायल इन डायल आउट प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक बार मैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से वहाँ लोगों से बात कर रहा था और वो लाइव प्रसारण चल रहा था हमारे एफएम रेनबो पर, और सामने दिखाई दिया जो पहाड़ियां थी उसमें एक जगह आग लगी हुई है। तो हमने उसे 2-3 बार प्रसारित किया कि अगर वन अधिकारी इस समय ये सुन रहे हैं तो कृपया वो ध्यान दें कि यहाँ आग लगी हुई है। और बाद में पता लगा कि वाकई उन तक हमारा संदेश पहुंचा था और उन्होंने तुरंत उसका एक संज्ञान लेते हुए वो एक्शन लिया और आग को बुझाया गया था। तो ये रेडियो की ताकत है। जी बिल्कुल, रेडियो की ताकत है। और श्रोता जो हैं वो जैसे पिनाका गीत माला की चर्चा किए बिना विश्व रेडियो दिवस अधूरा रह जाएगा। रेडियो ने इमरजेंसी टाइप की क्रिएशन कर दी। जब बिना का गीत माला हुआ करता तो शायद बुधवार को हुआ करता था, अमीन सयानी जी को सुनने के लिए लोग जो है वो एक जगह अपने समय को निर्धारित कर लेते थे। वो जहां है वहीं स्थिर हो जाता था पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा कस्बा। बिना का गीत माला इसी को सुनने के लिए पूरा भारत जो है वो ये जैसे महाभारत और रामायण को देखने के लिए भी होता था। तो रेडियो पर बिना अमीन सयानी जी जो है वो काफी पॉपुलर रहे हैं। साउथ एशिया में भी काफी फेमस रहा उनका प्रोग्राम। उनको याद करना बहुत जरूरी है। और मैं आज सुबह ने का दिन बहुत रहा है क्योंकि उससे मैं जुड़ा रहा, तो मुझे भी याद आ रहा है बहुत सारी चीजें हैं जहां हम लोग, क्योंकि पब्लिक ग्रीवांसेस का प्रोग्राम था और उसमें पब्लिक को जो भी शिकायत होती थी उसको हम लोग लेते थे और हम लोगों को कहा जाता था, केंद्र निदेशक और जो इंचार्ज थे उनका एक ही था कि आप लोग वन वे न प्रसारित करें, आप लोग उसको बैलेंस करें, संतुलित करें। यानी अगर शिकायत लिया है तो उस पर अधिकारी का भी बाइट लेना जरूरी है ताकि बैलेंस हो जाए, अधिकारी क्या कहते हैं। ये सीखने को मिला, ये बैलेंसिंग बनाना जो है जीवन में रेडियो ने सिखाया कि हमें बैलेंस संतुलित जीवन जीना चाहिए। और वहीं से पॉजिटिविटी जो है ना वहीं से आती है। जब हम एक पक्ष के नहीं हो रहते हैं, हम दोनों पक्षों की सुनते हैं। जब हम दोनों पक्षों की सुनते हैं तब जाके हमारा व्यक्तित्व जो है वो उसका निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं रेडियो, मैंने जैसे कहा, उत्प्रेरक का काम करता है जिंदगी में। और अच्छी संगत, रेडियो की संगत जिन लोगों ने भी ली है वो लोग एक अच्छे इंसान बने हैं। ये रेडियो ने सिखाया, मानवता का पाठ जो है रेडियो ने सिखाया। रेडियो ने भड़काया नहीं लोगों को, रेडियो ने लोगों को कभी भी उनकी जो एक मन की जो दुर्भावना होती है उसको कभी सेंसिटाइज नहीं किया। सेंसेशनल स्टोरी में रेडियो का कभी विश्वास नहीं रहा। उसने हृदय परिवर्तन करने की तरफ, समस्याओं के समाधान की तरफ, यही तो पॉजिटिविटी है। इसलिए रेडियो और पॉजिटिविटी का एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप सभी यहाँ इस मंच पर आए और आप लोगों ने बहुत अच्छा संबोधन दिया। विश्व रेडियो दिवस को आप लोगों ने सफल किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की अमृत गाथा है, यहाँ पर मिर्जा गालिब की भी प्रदीप शर्मा जी ने चर्चा की शायरी की। अब हम स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत जी के बारे में कुछ
बताना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उनकी स्मृति को नमन करना चाहते हैं। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बुद्धू भगत या बुद्धू भगत एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको गुरिल्ला युद्ध में निपुणता हासिल थी। उन्होंने अपने दस्ते को गुरिल्ला युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए 1000, उस समय बहुत पैसे हुआ करते थे, 1000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी थी। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 में रांची, झारखंड में हुआ। बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजी सेना की निर्दयता को देखते आ रहे थे, जिसकी वजह से बुद्धू भगत कोयल नदी के पास बैठकर घंटों तक अंग्रेजों और जमींदारों को भगाने के बारे में सोचते रहते थे। बुद्धू भगत को देवदूत समझकर आदिवासियों ने उनको अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए आह्वान किया और सभी लोग उनके साथ, जो भी उस समय के तीर, धनुष, तलवार, कुल्हाड़ी ये लेकर जो है, और बुद्धू भगत गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने दस्ते को भी प्रशिक्षित किया था। लेकिन 13 फरवरी सन 1832 ईस्वी को बुद्धू और उनके साथियों को कैप्टन इम्पे ने सिलागाई गांव में घेर लिया। बुद्धू आत्मसमर्पण करना चाहते थे, जिससे अंग्रेजों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण न मारे जाएं, लेकिन बुद्धू के भक्तों ने वृत्ताकार घेरा बनाकर उन्हें घेर लिया। चेतावनी के बाद कैप्टन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। बूढ़े, बच्चों, महिलाओं और युवाओं के भीषण चित्कार से इलाका कांप उठा। उस खूनी तांडव में करीब 300 ग्रामीण मारे गए। अन्याय के विरुद्ध जन विद्रोह का हथियार के बल पर जबरन खामोश कर दिया गया। बुद्धू भगत और उनके बेटे हलधर और गिरधर भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। हम लोग क्यों याद करते हैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को? ताकि हमारी नई पीढ़ी को पता चले कि जो तिरंगा मिला है, जो एकमात्र तिरंगा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी नई पीढ़ी की है। और यही प्रेरित करते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी। इसीलिए आरजेएस जो है और सब मंचों से अलग है, क्योंकि निरंतर 163 बैठकें जो हुई थी, उसमें भी एक स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा जब आजादी की अमृत गाथा हुआ, तो ये 127वां कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं। हम लोग जहां भी हैं अपने पुरखों के साथ हैं, साथ में हम लोग अपने पूर्वजों, आपके, हमारे परिवार के पूर्वजों को भी हम लोग नमन करते हैं। उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनकी बातों को हम लोग याद करते हैं। अब आइए, धुंधीराज फाल्के यानी दादा साहब फाल्के ने फिल्मी दुनिया में क्या कुछ दिया, उनको याद करते हैं। जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तब भारत में सिनेमा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दादा साहब ने ही फिल्मों को जीवन दिया और नई पहचान दी। दादा साहब फाल्के का असल नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। दादा साहब ने अपनी शिक्षा कला भवन बड़ौदा में पूरी की थी। वहां उन्होंने मूर्तिकला, इंजीनियरिंग, चित्रकला, पेंटिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा ली। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे, जो भारतीय सिनेमा के पितामह की तरह माने जाते हैं। दादा साहब फाल्के की 100वीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1969 में की गई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो आजीवन फिल्म में योगदान देने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के का निधन 16 फरवरी 1944 को हुआ। आरजेएस फैमिली की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने की अनुमति के साथ इस बात की जानकारी देंगे और टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि कल शाम को जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी भी जानकारी दे दें। हम लोग आरजेएस नेशनल वेबिनार ऑन द ओकेजन ऑफ, एक अवसर है जिसमें हम लोग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस की टू सक्सेसफुल लाइफ, यानी सकारात्मक और खुशहाल जीवन सफल जीवन की कुंजी है, इस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। और आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद्र माथुर जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, जो हम लोगों के बीच अभी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम जी दीपचंद्र माथुर जी, कृपया आप आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद्र माथुर जी, जो पूर्व ओएसडी दिल्ली सरकार रहे हैं और पूर्व निदेशक दिल्ली नगर में। जी। विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर आज जो ये वेबिनार आयोजित किया गया, उसमें हमें
रेडियो की दुनिया से संबंधित बहुत प्रखर व्यक्तित्वों का एक सारगर्भित संबोधन सुनने को मिला। इस विश्व तो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो कि फॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो रहे हैं और इसके साथ ही साथ वो मेंबर हिंदी एडवाइजरी कमेटी भी रहे हैं भारत सरकार में। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो आए और हम सब लोगों को इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया और हमको अपने विचारों से लाभान्वित किया। और वो तो एक पूरे आधार स्तंभ है आकाशवाणी के और रहे हैं और हम उनका उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो आए यहाँ और हमें समय दिया। इसके साथ ही साथ प्रदीप शर्मा जी जाने माने कमेंटेटर रहे हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर रहे हैं और मीडिया पर्सन रहे हैं। उनका तो व्यक्तित्व बहुत विशाल है और हम सभी उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको कुछ उनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाना होगा। तो वो भी जुड़े और उन्होंने हमको बहुत हमको जानकारी दी और उनके सौम्य व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही साथ लालिमा अनेजा डैंग जी जो कि आकाशवाणी में न्यूज रीडर रही हैं और ड्रामा आर्टिस्ट रही हैं और कमेंटेटर रही हैं ऑल इंडिया रेडियो में भी और दूरदर्शन में भी जुड़ी और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो उन्होंने हमको जो बातें बताई, जो हमारे साथ अनुभव शेयर किए, उनके बहुत कृतज्ञ हैं। और इसके साथ ही साथ जितेंद्र कुमार जी जो अहिंसा श्रोता संघ के प्रतिनिधि हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो हमसे जुड़े और अपना समय निकाला। और इसके साथ हमारे दो और व्यक्तित्व हमारे इस वेबिनार में आए, श्री HK सेठी जी और पार्था सारथी थपलियाल जी। ये तो हमारे RGS परिवार के सदस्य ही हैं। HK सेठी जी आज इसके वेबिनार के को-ऑर्गेनाइजर हैं और सेक्रेटरी जनरल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। वो एक्चुअली हमारी एक फैमिली का, RGS फैमिली का पार्टी हैं और उनके जो मार्गदर्शन से हम समय समय पर प्रभावित होते रहे हैं। और इसके साथ ही पार्थ सारथी थपलियाल जी ज्ञान गंगा नाम के एक ग्रुप है, उसके माध्यम से हमको बहुत ज्ञान देते रहते हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ब्रॉडकास्टर रहे हैं और बहुत हिंदी के बहुत ज्ञानी, हिंदी के क्या मतलब हमारी वैदिक संपदा के, हमारे जो शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो उनसे हम उनके बातों को हम सुनते हैं, उनसे बहुत लाभान्वित होते हैं। तो ये इस आज के जो कार्यक्रम है ये एक कार्यक्रम ही नहीं था, सिंपल एक वेबिनार नहीं था, मगर हमको इतने बड़े बड़े व्यक्तियों से के अनुभवों का ज्ञान का हमको लाभ मिला और इन सब ने समय निकाला। हम आप सबके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और हमने फिर एक बार फिर आकाशवाणी ने या रेडियो की दुनिया ने ये फिर स्थापित किया कि हम जो है कि जो इसके से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्ट चाहे प्रोग्राम डायरेक्टर रही हैं, चाहे रिपोर्टर रही हैं, चाहे जो भी जुड़ा है इनसे, उनका एक एक्चुअली एक लाइफ के प्रति एक अपना नजरिया होता है, उनकी एक पर्सनालिटी हो रही है सबकी, जो भी रेडियो से जुड़े रहे हैं। मैं 40 साल जर्नलिज्म में रहा हूँ और मेरे को ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो के जो चाहे वो न्यूज में हो, मनोरंजन में हो, चाहे वो न्यूज एनालिसिस में जुड़ने का बहुत अवसर मिला। तो उन सभी के बहुत ही ज्यादा एक धीर व गंभीर पर्सनैलिटी रही और उन्होंने देश के लिए उनका सबका जज्बा था और उन्होंने उसको बहुत जिम्मेदारी से निभाया। तो आज के विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी ब्रॉडकास्टर्स और
बाकी जो पत्रकार हैं, जो भी लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही साथ रेडियो से जुड़े हुए लोगों ने जो पिछले कुछ दशकों में, या मैं कहूँ कि रेडियो के एस्टैब्लिश होने से आज तक जो धीर, गंभीरता और जिम्मेदारी दिखाई है, उसको मैं सलाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हम लोग मिलते रहेंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं उदय मन्ना जी से कहूंगा कि वो उस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आज के कार्यक्रम का तो समापन यहाँ कर दिया जाएगा, लेकिन कल शाम को हम सभी लोगों से आमंत्रित करते हैं कि हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी है वो क्या है, उसके लिए बहुत अच्छे वक्ता आ रहे हैं। वो ये मंच जो है ये उत्प्रेरक का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। तो कल शाम को 7 बजे से 7:30 से आपको कार्यक्रम शुरू होगा, तो आप लोग जुड़िएगा। और ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे लाइव है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आज के को ऑर्गेनाइजर रहे हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया डॉक्टर HK सेठी जी। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।